हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सब्बे स्टडी में। तो दोस्तों कैसे हैं और आशा करते हैं कि अपने घर पर सकुशल होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जैसा कि हमने बताया, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो आपको बता देती हूँ, ये जम्बू द्वीप का, ठीक है, ये जम्बू द्वीप का अंग था। और ऐसे कहते हैं कि ये जो जम्बू द्वीप था ये पृथ्वी के केंद्र में स्थित था। इसके 9 खंड थे जिनमें भारत भी एक प्रमुख खंड था। तो इसके जम्बू द्वीप के नाम पर ही भारतवर्ष द्वीप जम्बू द्वीप का ही अंग माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो आपको बताती हूँ, ये ग्रीक भाषा में, ठीक है, ग्रीक भाषा में जो है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था। ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था। तो ग्रीक भाषा में किया गया था इसका प्रयोग। ग्रीक लोगों ने क्या किया था, अनेक भारतीय नदियों और राजाओं और शहरों के नाम इन्होंने क्या रखा था, अपनी भाषा में रखे थे। जैसे कि इन्होंने क्या कहते हैं, मथुरा को मेटोरा कहा था, इन्होंने बल्ख को बैक्टीरिया कहा था, पाटलिपुत्र को ये लोग पालीबोथरा, जैसे कि ये पाटली जो पुत्र था उसको ये पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहते थे। पाटलिपुत्र को क्या कहते थे, पोलीबोथरा कहते थे। ठीक है, मथुरा को इन्होंने क्या कहा था, मथुरा को इन्होंने मेटोरा कहा। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हैं। पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा, मथुरा को मेटोरा, सिंधु को इंडस, ठीक है, और बल्ख को इन्होंने बैक्टीरिया कहा था। तो ये सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, ग्रीक भाषा में। हो गया क्लियर, ग्रीक भाषा में कहा गया था। ये ग्रीक वासी जो थे अपनी भाषा में ही भारत की नदियों, राजाओं के, शहरों के अपनी भाषा में इन्होंने अजीब नाम रखे थे, इसलिए इन्होंने भारत को क्या, इंडिया नाम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश जो है आपकी भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ठीक है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। आपको बताती हूँ कि भारत की जो पूर्व क्या कहते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो आपको बताती हूँ कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी कि ये ग्रुप है और ये, ठीक है, तो 8 डिग्री 4 37 6 और इधर है आपका 68 डिग्री 7 और इधर है आपका 97 डिग्री 25। ठीक है, 8 4 उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत का मुख्य विस्तार है। ठीक है, भारत का मुख्य विस्तार के दर कैसे है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और पूर्व में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, लगभग 300। ठीक है, और ये भारत जो है, भारत विषुवत रेखा के किस गोलार्ध में आता है। तो ये भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इसका वो है
उत्तरी गोलार्ध में आता है। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग करेक्ट लगाना है, ठीक है। और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आपको इसको एग्जाम में अगर आ जाता है तो बेरोक टोक इसको ठोक देना है। आपको ये याद रखना ही है कि भारत का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो आपका भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इसके समय को ही मानक समय माना गया है भारत का, ठीक है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और इसी को इसका मानक समय माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से अर्थात GMT से 5.5 घंटे आगे है। आपको और एक इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ, आप अपनी कॉपी या अपनी नोटबुक लेके बैठा करें, जिससे जैसे जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ उनको आप लिख सकें, ठीक है। तो 5.5 घंटे आगे है। जैसे आपको आता है कि इंग्लैंड में अगर 12 बज रहे होते हैं तो हमारे देश में कितने बजेंगे उस समय, शाम के, सुबह के, दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो हमारे देश में कितने बजेंगे, तो हमारे देश में शाम के 5:30 बजेंगे, क्योंकि हमारा समय 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। इसमें स्थान को पूछा है तो ये मैंने आपको बताया है कि इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप क्या है, इलाहाबाद के समीप जो है भारत में पूर्वी देशांतर जो है, जो इलाहाबाद के निकट कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के समीप कहाँ से गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। नैनी से होकर गुजरती है और GMT से कितने आगे है, GMT से कितने आगे है, तो ये 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने का अंतर है। तो आज मैं आपको भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आप उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कभी टाइम पूछ लेता है एग्जामिनर, तो कभी उनका क्या कहते हैं स्थान पूछ लेता है, कभी देशांतर रेखा का डिग्री पूछ लेता है, तो इस तरह से क्वेश्चन उठाता है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। इसमें पूछा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है, तो 5.5 घंटे का, ठीक है। 5 घंटे 30 मिनट, क्या करोगे, 5 घंटे 30 मिनट, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है और GMT से 5.5 घंटे आगे है। इलाहाबाद के नैनी के मानक समय को हमारे भारत का स्थानीय समय मानक समय माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। इसमें भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी पूछी है, तो विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा से दूरी आपकी 876 किलोमीटर है, ठीक है। ध्रुव दक्षिणी भाग, आपका ध्रुव दक्षिणी भाग कहाँ पर है, आपका ध्रुव दक्षिणी भाग जो है, जो कि इंदिरा पॉइंट, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। ध्रुव दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट, जिससे विषुवत रेखा से इसकी दूरी कितनी है, तो विषुवत रेखा से इसकी दूरी है 876 किलोमीटर, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, और भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसके नाम पर इसका, इस दक्षिणी भाग के स्थान का नाम रखा गया था इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसके पूर्व नाम भी थे लाहीचिंग। इंदिरा पॉइंट के पूर्व नाम बता देती हूँ आपको, इसके पूर्व नाम क्या थे, इसके पूर्व नाम थे आपके लाहीचिंग। इंदिरा पॉइंट के पूर्व नाम क्या थे, एक तो लाहीचिंग था आपका, एक इसको पार्सन भी कहते थे, ठीक है, और इसको पिगमेलियन भी कहते थे, ठीक है, पिगमेलियन, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट,
ठीक है। दूरदक्षिणी भाग के कितने नाम थे पूर्व नाम? ला ही चिंग, पारसन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। कोई सा भी अगर ऑप्शन में आ जाता है तो आपको ये करना है, ठीक है। 4 नाम याद रखने हैं, पूर्व नाम भी उठा सकता है और इस समय का जो वर्तमान नाम है वो आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नामकरण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको बता देती हूँ कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। अगर आपको तटीय सीमा की लंबाई पूछता है धरातलीय भाग से संबंधित तो 6100 किलोमीटर करना है। अगर आपको समुद्री द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई पूछता है 7516.5 करना है, ठीक है। द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई पूछता है, द्वीपों सहित, ठीक है, द्वीपों सहित पूछता है तो आपको 7516 पॉइंट करना है। स्थलीय तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और आपकी अगर अपने धरातलीय भाग से संबंधित तटरेखा की लंबाई पूछता है, धरातलीय भाग से संबंधित, तो आपकी 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो जो मैंने आगे बताया ऐसा ही क्वेश्चन उठाया गया है, तो कभी तो वो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ लेता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। द्वीपों सहित पूछा है तो आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, जितने भी छोटे द्वीप हैं उन सबको काउंटिंग करके भारत की तटीय रेखा की लंबाई पूछी है, तो आपको 7516.5 किलोमीटर करना है, ठीक है। 7516.5 किलोमीटर करना है द्वीपों सहित। याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ के जरूर आंसर दिया करो, समझ के आंसर दिया करो, जल्दबाजी में एक भी समझो ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ठीक है। आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, वो वाला वो हो जाता है एग्जाम सेंटर में, तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन का जवाब देना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अब इसमें भारत का विस्तार है, भारत के विस्तार से संबंधित क्वेश्चन है ये आपके, तो इसमें पूछा है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि इधर से पूछी है, इधर ये वाली लंबाई पूछी है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ और ये आपका वेस्ट, ठीक है। तो आपकी भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर पूछता है तो 2,933। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3,214 करना है आपको, ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है, जो देश का मानक समय भी है, ठीक है, इसके मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि उत्तर से दक्षिण की, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको क्या करनी है? 2,933 किलोमीटर, ठीक है, 2,933 किलोमीटर करनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा की लंबाई, तो आपको तटरेखा में कंफ्यूज नहीं होना है कि टोटल इसमें भारत की द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई नहीं पूछे, केवल टोटल तटरेखा की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि धरातली भाग से संबंधित जो तटरेखा हमारी टच है वो कितनी है, तो आपको 6100 किलोमीटर इसमें करनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई, तो आपको 7516.5 किलोमीटर करना होगा, ठीक है। द्वीपों सहित पूछता है आपसे क्वेश्चन, द्वीपों सहित अगर तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित अगर तटरेखा की लंबाई पूछता है तो आपको क्या करना है? 7516.5, ठीक है, करना है। अगर द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई नहीं पूछता है तो भारत की तटरेखा की 6100 किलोमीटर, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो इसमें क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, इस पर ध्यान देना है आपको। भारत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में कितना % है? तो आपका 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में, ठीक है, 2.4% है। और आपको एक और बता देती हूँ कि अगर आपसे जनसंख्या पूछ लेता है तो भारत की जनसंख्या 17, विश्व के उसमें भारत की जो जनसंख्या विश्व के क्षेत्र में पूछ लेता है तो भारत की जनसंख्या है आपकी 17.7 के लगभग, 17.7 के लगभग है, ठीक है। जनसंख्या पूछता है तो 17.7 के लगभग आपकी जनसंख्या है, ठीक है, समझ में आ जाता होगा। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो 2.4% करना है, जनसंख्या पूछता है तो 17.7 करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2.4%, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि पर्वतीय कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग, भारत की मुख्य भूमि से संबंध, भारत के कुल क्षेत्रफल मतलब भारत की मुख्य भूमि के क्षेत्रफल को इसमें बताया है। तो उसमें कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं? तो आपके 10.7% भाग पर पर्वत हैं, ठीक है। अगर इसमें समुद्री क्षेत्रफल को भी, क्योंकि समुद्री भाग में भी जितनी पहाड़ी पर्वत हैं वो लगभग 18.6 के लगभग हैं, तो उनको अगर काउंटिंग करके तो उनको 29.6% बनता है आपका। तो इसमें केवल पूछा है कि कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, तो आपको 10.7% करना है, ठीक है, इस पर पूरा ध्यान देना है। अगर वो समुद्री क्षेत्र की पहाड़ियों को भी सम्मिलित करता है तो आपको 29 पॉइंट, भारत के 29 पॉइंट कितना करना है। अगर वो है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारत की 29 पॉइंट कितना करना है, 29.6 समुद्र वाली पर्वतीय भाग को सम्मिलित करते हुए, ठीक है। भाग को अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 29.6। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो 18.6% जो है आपका समुद्री पर्वतीय भाग परसेंटेज है, और कुल क्षेत्रफल का भारत के तो 10.7 हैं। ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे आपके? टोटल अगर पूछता है तो 29.6 करना है, और अगर कुल क्षेत्रफल का करना है तो 10.7 करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत हैं और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें पर्वत और पहाड़ी दोनों चीज़ों का पूछा है। पर्वत और पहाड़ी यानी कि समुद्री, उनको भी शामिल किया, समुद्री भाग की पहाड़ी और पर्वतों को भी शामिल किया है इसमें, समुद्र के पर्वत और पहाड़ियों को भी इसमें शामिल किया है समुद्री भाग की। तो इसमें टोटल पूछा है तो आपका 29.3, ठीक है, 29.3 आ रहा है, ये आपको करना है, ठीक है, 29.3 आता है, क्योंकि 10.7 और 18.6, 10.7 और 18.6 आपका 29.3 होता है, तो आपको 29.3% करना है, ठीक है। पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत? तो इसमें समुद्री क्षेत्र की पहाड़ी और उन सबको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसमें पठार का क्वेश्चन है, तो पठार पर्वतीय और पहाड़ियों के मैटर में करना है तो आपको 29.3, पठार के मैटर में करना है तो आपका 27.7% भाग भारत के पठार पाए जाते हैं भाग पर, ठीक है। और सर्वाधिक पठारों का विस्तार आपके प्रायद्वीपीय, जो भारत का दक्षिणतम प्रायद्वीपीय वो हैं, वहाँ पर पठारों का विस्तार ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? अब मैदान का क्वेश्चन उठाए इसमें, तो मैदान को आपको 43 करना है, ठीक है। 29.3, 27.7 पठार हो गए, तो 43% भाग पर आपके कितने हैं? मैदान का विस्तार पाया जाएगा, ठीक है। मैदान का विस्तार 43% भाग पर पाया जाता है। दोबारा से रिपीट करती हूँ कि भारत जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% करना है, और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है?
तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से तुलना करें तो 17.7% है। और भारत का कुल पर्वतीय और पहाड़ी विस्तार कितना है तो 29.3 करना है आपको। और पठार पूछता है तो 27.7 करना है। और अगर मैदान पूछता है तो 43% करना है। हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक यानी उसके स्टेटों से, राज्यों से लगी हुई जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो आपकी 12 मील की दूरी तक है इसमें। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है? तो 12 मील तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो कि 12 नॉटिकल मील भारत का संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, भारत का संलग्न क्षेत्र। अब इसमें आता है कॉन्टिग्यूअस जोन। प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है आपकी जल सीमा? भारत का जो संलग्न क्षेत्र जिसको बोलेंगे आपको कॉन्टिगियस जोन, जो कि उस प्रादेशिक जल सीमा कितनी थी? 12 मील। तो उससे आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो आपकी 24 मील। ठीक है, क्या करना है? 24 मील है, जिसमें भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एक तो साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार तथा वित्तीय वसूली का अधिकार। ठीक है, इसमें भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं। साफ सफाई का अधिकार है, सीमा शुल्क वसूली का और वित्तीय अधिकार 24 मील की दूरी तक। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का एकांत आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसमें आर्थिक इकोनॉमिक जोन पूछा है। तो पहले तो पूछा था प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्री मील कितनी है? तो 12 मील है। और क्या कहते हैं, फिर 24 मील थी। संलग्न क्षेत्र से आगे की सीमा जो थी आपकी 24 मील थी। उसके बाद इसमें पूछा है आर्थिक क्षेत्र जोन, मतलब भारत कितनी मील दूरी तक व्यापार और वाणिज्य करने का उसको अधिकार है? तो आपकी 200 मील की दूरी तक उसको पूर्ण अधिकार दिया है भारत को। ठीक है, 200, इसमें उसको काफ़ी अधिकार दिए, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, और नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। और क्या कहते हैं, जो आपका मुंबई हाई, आपका जो मुंबई हाई है, मुंबई हाई या आपकी इस आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जहाँ से भारत को तेल का बहुत मात्रा में निर्यात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर हैं? तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत के कितने राज्य यानी कि समुद्र तट से टच करते हैं? तो भारत के 9 राज्य आपको करने हैं। ठीक है, भारत के 9 राज्य आपको करने हैं। कहाँ से काउंटिंग करना है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपके जो 9 राज्य हैं। तो भारत की कितने राज्य, ना कि केंद्र शासित राज्य पूछा है, वो पूछ रहा है टोटल कितने राज्य। तो भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, जिसमें गुजरात की जो समुद्री तट रेखा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, किस राज्य की है? तो वो आपकी गुजरात स्टेट करना है आपको, उसमें 1214। ठीक है, तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य। कौन कौन से हैं? गुजरात है आपका, गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में? तो 9 राज्य। और केंद्र शासित राज्य जो होते हैं, तो उसमें आपको करना है केंद्र शासित राज्यों में, तो भारत के जो 5 राज्य हैं, भारत के 5 राज्य कौन से केंद्र शासित जो राज्य हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? भारत के 5 राज्य जो हैं केंद्र शासित हैं, जो समुद्र तट रेखा में आते हैं, अंडमान निकोबार, दादर नागर दमन द्वीप और आपके लक्षद्वीप तथा पंडुचेरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपकी गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। और गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जो कि कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, जो कि
भारत की भूमि के तट का लगभग कितना परसेंट है? तो 23% है वो। भारत की भूमि के तट का लगभग कितना परसेंट है? 23% है। ठीक है। गुजरात 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है गुजरात राज्य की, सबसे ज़्यादा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ इसमें, एक मेरी ट्रिक है इसमें, इसको आप लिख लेना अपने उसमें नोटबुक में। राम झा के को साइलेंट करना है। राम झा के 6 पंगु मित्र। ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो कि राम झा नाम का एक व्यक्ति था, उसके 6 पंगु मित्र थे। पंगु थे 6 मित्र, कैसे थे उसके? पंगु थे राम झा के। ठीक है। तो रा से आपका राजस्थान बन जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, पा से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, मी से मिजोरम और त्रै से त्रिपुरा। ठीक है। आप इस ट्रिक को याद कर लोगे तो सारे ऑप्शन जितने भी क्वेश्चन में आएंगे उनको क्लियर कर दोगे। ठीक है। इसको याद कर लेना, लिख लेना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें पूछा है कि किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपके उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। आप उन 8 राज्यों को याद करके पटक देना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अक्षांश रेखा पूछा है तो आपकी कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। ठीक है। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों को टच करती है कर्क रेखा। ठीक है। राम झा के 6 पंगु मित्र, याद रख लेना, बार बार रिपीटेड कर रही हूँ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अगला क्वेश्चन हमने बताया कि भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राम झा के 6 पंगु मित्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप उस ट्रिक अगर आपने याद कर ली होगी तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपका उड़ीसा जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। ठीक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत का कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका राम झा आ रहा था झारखंड। ठीक है। तो झारखंड से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। इसमें आपका दक्षिणी, उत्तरी और आपको पूर्वी और पश्चिमी तीनों नोक याद, चारों नोक याद करने। दक्षिणी नोक होता है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है? उत्तरी नोक क्या है? इंदिरा कॉल। और तीसरा जो कि भारत का सरक्रीक है, और उधर जो आपका अरुणाचल प्रदेश में वायंगलू जो है वह आपका वो आता है पूर्वी बिंदु। ठीक है। और इंदिरा पॉइंट जिसको मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इसको किस 3 पूर्व नाम थे इसके, ला ही चिंग। ठीक है। पूर्व नाम थे ला ही चिंग। इसको पार्सन भी कहते थे, पार्सन। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। ठीक है। पिग्मेलियन। ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट के बहुत सारे नाम थे। वर्तमान तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थी हमारी इंदिरा गांधी के नाम पर इनका नामकरण हुआ था। 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया था, और आधिकारिक तौर पर इनको 10 अक्टूबर 1945 में इनका पर्सनल ये जो नाम था इंदिरा पॉइंट ये रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो आपका दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट ही होगा। ठीक है। जिसको आधिकारिक नाम कब दिया गया था? तो जिसको आधिकारिक नाम 10 अक्टूबर 1945 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या हैं? तो मैंने आपको बार बार याद भी हो गए होंगे। पार्सन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का नाम है, लाही चिंग भी और पिग्मेलियन पॉइंट भी। ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर आएगा? तो इनमें से सभी। ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक हर रोज़ रिवाइज करते रहें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।